नमस्कार। ई संवाद खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संवाद कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे देवभूमि हिमाचल की कि देवभूमि हिमाचल कोरोना से कैसे निपट रही है। इस संकट की घड़ी में देवभूमि को सुरक्षित करने के लिए सरकार की क्या कोशिशें हैं, कितना काम किया गया है, कितना काम करना अभी बाकी है, प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और विपक्ष की इस संकट काल में क्या जिम्मेदारी है, इन तमाम सवालों को लेकर संवाद होना बेहद जरूरी है। तो इस कड़ी में इस वक्त हमारे साथ हैं हिमाचल कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ, शहरी विकास, हाउसिंग, संसदीय मामले और कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिनसे हम करेंगे इस संवाद। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। सुरेश भारद्वाज हिमाचल सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। सुरेश भारद्वाज का हिमाचल की राजनीति में विशेष योगदान है। 15 मार्च 1952 को शिमला में जन्मे सुरेश भारद्वाज ने कॉलेज के दिनों में छात्र आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कदम रखा और बुलंदियों की तरफ बढ़ते गए। कोरोना काल में भी सरकारी सिस्टम के साथ व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को मदद मुहैया करवा रहे हैं। आज ई संवाद में उनसे जानेंगे कि प्रदेश कोरोना के साथ इस लड़ाई में कैसे जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो प्रदेश कोरोना के इस संकट काल में कैसे लड़ाई लड़ रहा है और इस जंग को जीतने के लिए तैयारियां कैसी हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस संवाद में। और मेरे साथ हमारे खास मेहमान कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। सुरेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। भारद्वाज साहब, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि देश दुनिया का कोई हिस्सा बाकी होगा जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं प्रभावित ना हुआ हो, और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। इस संकट की घड़ी में हिमाचल के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं संकट के, उनको दूर करने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं और हमें उनमें कितनी सफलता अब तक मिल चुकी है? देखिए, सामायिक प्रश्न आपने पूछा है। सारी दुनिया में ये महामारी जो है वो एक भयंकर रूप इसने लिया है जी। पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू और फिर उसके बाद लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के कार्यकाल के बीच में हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जहां मजदूर जो पलायन करते थे उनको रोकने के लिए और जो जाना भी चाहते थे उनको सुविधाएं प्रदान की जी। बेड कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में जो है वो काफी कम थी, लेकिन डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स में पिछले वर्ष 1100 बेड्स जो है वो अतिरिक्त जो है वो बनाए गए जो इसी कार्य के लिए थे। मास्क नहीं थे, मास्क जो है वो गवर्नमेंट ने भी प्रोक्योर किए, लेकिन जनता ने भी जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। विशेष रूप से हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लगभग 52 लाख मास्क जो हैं खुद घर में बैठ करके बनाए। वेंटिलेटर नहीं थे जी। टोटल हिमाचल प्रदेश में 21 वेंटिलेटर हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर के 750 हो गई है। और जो दूसरा दौर शुरू हुआ है, दूसरे दौर में हमारी जो 1100 की कैपेसिटी पिछले वर्ष बनी थी वो बढ़ा करके 5000 कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में है जहां किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड ना होने के कारण जो है वापस नहीं जाना पड़ा। जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल आया है उसको हॉस्पिटल प्राप्त मिला है। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश ने सारे देश में एक नया यूनिक प्रोग्राम शुरू किया, एक्टिव केस फाइंडिंग। हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर 3-4 लोगों की टोली बना करके प्रत्येक घर में वो जाकर के उन्होंने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का जानकारी भी ली, साथ में जो टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस से लोग जो है वो पीड़ित हैं उनकी भी जानकारी ली। और इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों के बैठक में जो है वो इसकी सराहना की, जिससे हमको मालूम पड़ गया कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग जो हैं गांव में हैं लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं होती है। वो कितने लोग जो है जुकाम से पीड़ित हैं, कोई खांसी है, सिम्टम्स किस किस के हैं। तो ये बहुत यूनिक प्रोग्राम पिछले वर्ष किया था।
इस वर्ष जो है वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शादियों का सीजन होता है ये, खास करके नवरात्रों के समय में, बिल्कुल। और हिमाचल के बॉर्डर जो है पंजाब के साथ लगते हैं। पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग पंजाब में काम करने जाते हैं, पंजाब के हिमाचल प्रदेश में आते हैं, और उसके कारण जो है ये संक्रमण बढ़ गया, और बढ़ता बढ़ता जो है वो सोशल गैदरिंग्स के कारण जो है वो गांव में भी पहुंच गया, और जिससे पिछले वर्ष की तुलना में लहर जो है वो दुगनी दिखाई देने लगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, कोरोना कर्फ्यू डिक्लेयर किया, और खुशी की बात यह है कि इस वर्ष लोगों ने अपने आप भी बहुत सख्ती नहीं की, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे हैं, और धीरे धीरे जो 40,000 से ऊपर जो है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो गए थे, वो अब घट करके जो है वो 18-19 करोड़ हजार के करीब पहुंच गए हैं। और कल ही जो आंकड़ा है, जो पहले 5,000 तक जो है एक्टिव केस होते थे, वो घट करके जो है वो 1200-1300 के करीब पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल भारद्वाज साहब, जैसे आपने कहा कि मामले लगातार कम हो रहे हैं, कम होते मामलों को लेकर एक उम्मीद जग रही है कि हमने जैसे पहली लहर से अपने आप को बचाया, अब दूसरी लहर से भी हम बिल्कुल अपने आप को उस स्थिति में ले जाने की तरफ अग्रसर हैं, और ऐसी ही कोशिशें जो है कई राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही हैं कि हम अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपके पास शहरी विकास का जिम्मा है और शहरों के विकास में योगदान देने के लिए कामकाज का होना बेहद जरूरी है, क्या हम इस हाल में इस वक्त हैं कि धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जाया जाए और जो परिस्थितियां हैं जो पिछले काफी समय से खराब चल रही थी वो सामान्य होती चली जाए? हाँ, देखिए, हमने इस बार का जो दौर है उसमें लॉकडाउन नहीं किया, हमने कोरोना कर्फ्यू किया, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों की असेंबली जो है वो टोटल बैन कर दी। सोशल गैदरिंग्स, शादी ब्याह इत्यादि जो है वो सारे कंप्लीट बंद कर दिए। 20 लोगों से अधिक की संख्या किसी भी समारोह में नहीं होगी, और वो भी अपने घर के अंदर, घर के बाहर कोई इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन हमने बाजार तो बंद किए, एसेंशियल कमोडिटीज चलती रही, लेकिन हमारे जो विकास के काम हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जो हमारी सड़कों का निर्माण का कार्य है, बिल्डिंग्स का निर्माण का कार्य है, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, सारे निर्माण के कार्य जो हैं वो चल रहे हैं। इसलिए कोई मजदूर यहाँ से पलायन भी नहीं किया है। और इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद अब जो हमारे को दिखाई दे रहा है, हमारा मृत्यु दर जो है वो ज्यादा था, लेकिन कल बहुत खुशी की बात हुई है कि एकदम से जो है जो 60-65 लोगों की मृत्यु हो जाती थी, वो कल 34 पर घट करके आ गया है, 34। और इसी प्रकार से जो हमारी मृत्यु जो पॉजिटिविटी का रेट है वो भी हमने बताया आपको कि वो 1200-1300 तक पहुंच गया है। और हमको उम्मीद है कि हम ये धीरे धीरे जो है इससे निजात पा जाएंगे, और हम जो हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया है उसमें भी ढील दे रहे हैं। कल से ही बाजार जो है वो पहले 3 घंटे के लिए एसेंशियल क्वांटिटीज खुलती थी, अब हमने बाजार खोलने का समय 5 घंटे कर दिया है। 9 बजे से 2 बजे तक बाजार जो है वो खुले रहेंगे, उसके बाद बंद रहेगा। वीकेंड्स पर वो बंद रहेंगे। ऑफिस केवल 30% कैपेसिटी पर जो है वो हेड ऑफ द ऑफिस जो है जिसकी आवश्यकता महसूस करेगा उसको बुलाएंगे, बाकी ऑफिस जो है वो क्लोज रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सभी जो है वो अभी अगले 7 जून तक जो है वो बंद रहेंगे। और सोशल गैदरिंग जो है, जो सबसे बड़ा जो है स्प्रेड का हमने जो देखा है पिछले कार्यकाल में भी, उसमें वो शादियां इत्यादि हैं, उस पर बदस्तूर हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है कोरोना कर्फ्यू की वो बनी रहेगी। आगे जब 7 जून है, हम लगभग 15 दिन में कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, अन्यथा जो है वो हाई पावर कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सी जो है रिस्ट्रिक्शन हटानी है, कौन सी बढ़ानी है। तो मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शन जो है धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जो है जाएंगे। और बिल्कुल, एक आपने बात कही कि हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जाएंगे, जो प्रतिबंध है उनको कम किया जाएगा, लेकिन एक और बड़ा सवाल आ गया कि हिमाचल जो प्रदेश है वो पर्यटन के लिहाज से देश में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाता है और वहां के लोगों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम है। अगर मैं इन 2 सालों की बात करूं, पिछले साल कोरोना संक्रमण और दूसरे साल एक बार फिर से हमें ये परेशान कर रहा है, खासकर हिमाचल के पर्यटन को,
और उन शहरी कामगारों को, जहां पर लोगों के लिए रोजगार का माध्यम पर्यटन ही था, बाहर से लोगों का आना एक बहुत बड़ी सेंध है। आपातकाल इसको मैं कहूंगा। इस आपदा से निपटने के लिए क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि जो चुनाव का समय वो भी बिल्कुल नजदीक है और पिछले जो समय जो चुनाव हुए निगम चुनाव के, वहां पर भी कहने के सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है। हम्म। हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है। हम्म। पिछला वर्ष जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन था, हम्म। इसलिए होटल इत्यादि भी बंद रहे हैं उसमें। और जब बंद रहेंगे तो उनके जो कर्मचारी हैं वो भी अपने घरों को चले गए। बहुत लोगों के पास काम का संकट उत्पन्न हो गया। हम्म। उसमें कुछ रियायतें दी हैं, कुछ टैक्सीज इत्यादि में पिछले वर्ष दी थी, हम्म। लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफी बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस के कारण हुआ है। हम्म। लेकिन बीच में जनवरी फरवरी 2 महीने पर्यटन की दृष्टि से अच्छे रहे। पर्यटक काफी मात्रा में आए, जो बहुत लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, नहीं आना चाहते थे या आ नहीं सकते थे, वो सब आए। लेकिन मार्च में फिर से जो सेकंड दौर चल पड़ा, उसके बाद जो है वो पर्यटन पर जो है बहुत जो है वो बड़ा आघात लगा है। हालांकि हमने होटल्स बंद नहीं किए हैं इस बार। हमारे जो ढाबा है, जो जहां भोजन इत्यादि मिलता है, रेस्टोरेंट, वो खुले रखे हैं हमने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खुली है, इसलिए लोगों को जो है भोजन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है चलती रहती है, इसलिए तो उनको भी ढाबे जो है वो कम से कम रोड साइड पर जो है खुले मिलने चाहिए। तो होटल भी हमने जो है बंद नहीं किए हैं, लेकिन स्वयं ही बहुत सारे पर्यटक नहीं आ रहे हैं। थोड़े बहुत जो लोग मनाली यहाँ इत्यादि में पर, जो है कुछ जिन लोग लोगों का रोजगार परमानेंट। चलता है भारद्वाज साहब, जिन लोगों का कामकाज है, टैक्सी ड्राइवर जैसे, मुझे जहां तक जानकारी है लगभग 50,000 के आसपास जो हैं टैक्सी ड्राइवर हैं हिमाचल में, और उनका रोजगार जो है ज्यादातर पर्यटन ही है। और शहरी क्षेत्रों की, जैसे मैं लगातार इसलिए बात कर रहा हूं कि वहीं पर लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, तो क्या इन लोगों को राहत देने के लिए कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा प्रपोजल तैयार किया गया है जिसके लिए सरकार की तैयारी है? क्योंकि जरूरत इस बात की है कि जो लोग हिमाचल के हैं, हिमाचल में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को सरकार राहत पहुंचाए। और उनसे उम्मीदें भी बहुत लोगों को होती है, सरकार से, सरकार के मंत्रियों से। आपसे क्या उम्मीदें ऐसे लोगों को है और आप क्या बात रख रहे हैं सरकार के सामने, ताकि लोगों के लिए जो समस्याएं आई हैं उनको जल्द दूर किया जा सके? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साधन है, उन सीमित साधनों में जो है वो हर सेक्शन को कुछ ना कुछ जो है वो हम राहत पहुंचा सकें। हमने सफाई कर, जैसा मेरा जो विभाग है उसमें सफाई कर्मचारी रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सारे नगर निगम, नगर निकाय की जो हमारे कर्मचारी हैं सफाई के क्षेत्र में, उनके लिए हमने जो है वो मार्च, अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए 2,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो उनको तीनों महीने में जो है वो देना, मतलब 6,000 रुपया उनको एक्स्ट्रा जो है वो दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास साधनों की जो है वो संभव हुआ तो कोशिश करेंगे कुछ राहत जो है वो इन लोगों को भी मिल सके। लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, अपने साधन बहुत कम है, और उस आज तो सारे हिंदुस्तान की भी जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी कम हो रही है, और बहुत सारी चीजें जो है वो कर्जे के ऊपर चलती हैं। तो इसलिए आर्थिक मदद कितनी दे पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो है राहत प्रदान करने के लिए जो है वो हमारी सहायता करे। तो हम केंद्र सरकार से भी और प्रदेश में संभव होगा उसको जो है कोशिश करेंगे, चाहे टैक्सी ड्राइवर हैं, होटल मालिक हैं, या होटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इस दृष्टि से जो है विचार करके जो है वो सीधे साधनों के अंतर्गत जो है जरूर इनकी मदद की जाएगी। बिल्कुल, उसके लिए काम होगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर ऐसे मदद देने के लिए सरकार प्रयासरत है। एक और आपके पास विभाग है, मैं हाउसिंग जो सिस्टम है उसकी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, हिमाचल जो है, हम सब जानते हैं पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन इस सेक्टर में निवेश होना बहुत जरूरी है। हाउसिंग सेक्टर में निवेश जब तक नहीं होगा तब तक विकास की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके सामने कई सारे तरह की दिक्कतें आती हैं, खासकर हिमाचल में। पर्यटन की बात करेंगे, वहां पर एनजीटी की बात हम कर लेते हैं, हरित विभाग जिस तरह से कई बार शिकायतें आती हैं, अवैध निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें निवेश करने के लिए और इस कोरोना संकट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए क्या तैयारी आपको दिखती है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एनजीटी की नजर भी हिमाचल प्रदेश पर ही पड़ती है, चाहे वो मनाली हो, धर्मशाला हो, या कसौली हो, या शिमला हो, जो हमारे प्रमुख पर्यटन शिमला में
अगर किसी को मकान बनाना है तो वो 2.5 मतलब 2 मंजिलें बना सकता है, और आधा जो है एटिक का जो वायबल नहीं होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि एक मंजिल तो परिवार जो है, जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनते हैं वो जमीन के नीचे ही मतलब पहाड़ों में जो है वो रह जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अभी जो है वो हमारा जो निवेश है वो भी रुका हुआ है, और लोग जो है यहाँ पर हमने कोशिश कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जो है एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ गए हैं, और लेकिन कोरोना के कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल हियरिंग्स जो है नहीं हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में हम जो है वो करेंगे। लेकिन प्रदेश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर एनजीटी की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस प्रकार की नहीं है। हम ये ठीक है कि और कुछ रिस्ट्रिक्शन है हमारे यहाँ। लैंड टेनेंसी एंड रिफॉर्म्स एक्ट है, जिसमें जो नॉन हिमाचली है, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, वो बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के जमीन नहीं खरीद सकता। इसलिए उस दृष्टि से जो है वो हमारी जो हाउसिंग बोर्ड है, हमारा जो हिंसा जिसे कहते हैं हम, उसमें तो इस प्रकार से जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ खरीद सकते हैं, जमीन में कोई मकान बनता है तो वो करता है। लेकिन अगर प्राइवेट डेवलपर को लेना है तो वो परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन कोरोना काल में जो है वो इस प्रकार के दफ्तर बंद हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है, तो आजकल काम जो है इसमें वो है। हम कोशिश करेंगे इसके दिशा में जिससे हमारा जो है वो निवेश बढ़े, और यहाँ पर जो है वो हाउसिंग के क्षेत्र में भी आ गया। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कोशिशें करना बेहद जरूरी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल कानून की मैं बात आपसे करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि आजकल जो नशे का एक कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये देवभूमि के ऊपर एक दाग है, बदनुमा दाग है, इसको मिटाना भी है सरकार को, और कानून मंत्रालय भी आपके पास है। तो इस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए कोशिश में जानना चाहूंगा क्या हो रही है, क्योंकि ड्रग्स जिस तरह से हम देख रहे हैं देश के कुछ ऐसे अग्रणी राज्य हैं बड़े 3-4, उनमें हिमाचल प्रदेश का नाम सामने आता है। इस दाग को मिटाने के लिए कोशिशें करना जरूरी है, लेकिन लोगों में भरोसा कैसे सरकार बना पाएगी इसको खत्म करने के लिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश जैसा शांत प्रदेश जो प्रकृति ने जो है वो उसको सब कुछ किया है, लेकिन पंजाब का बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, कुछ हिस्सा तो हमारा पहले पंजाब में ही हुआ करता था, जो बाद में पंजाब एक्ट के मुताबिक जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला। इससे उसका असर हिमाचल में रहता है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो नशे की दिक्कत में आता जा रहा है। और लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर जयराम जी, उन्होंने सरकार संभालने के तुरंत पश्चात हमारी जो नॉर्थर्न स्टेट है उन सबसे मिलकर के जो है वो इसके ऊपर जो है वो अंकुश लगाया जाए, और उसके लिए एक नोडल ऑफिस जो है पंचकुला में जो है बनाया गया, और ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो पुलिस के है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून के द्वारा जो है वो इस पर अंकुश लगाना शायद इतना जो है वो आसान नहीं होगा जितना कि हमको जागरूक करने की आवश्यकता है। हमने अपने सिलेबस में, मैं पहले शिक्षा विभाग मेरे पास था, तो हमने सिलेबस में भी जो है वो इसको जो है इंक्लूड किया है कि हमारा जो सिलेबस है बच्चों को प्रारंभ से ही इसके बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि जो नशा करने वाले आ रहे हैं कुछ फॉरनर्स होते हैं उसमें, खासकर के अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं, उनको पकड़ते भी हैं, और बहुत सारे लोग जो छोटा छोटा जाते हैं वो कंज्यूमर हैं, कोई 2 ग्राम 3 ग्राम जो है चिट्टा लाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उससे जो है वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो है वो जागरूकता एक आवश्यक है, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, और बच्चों की भी। लेकिन साथ ही साथ कानून में भी हमने परिवर्तन किया है, जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की है हमने। टोटल जो है वो जमानत अभी जो है वो 5 ग्राम से कम अगर पाया जाता था तो जमानत हो जाती थी। हमने जो है वो उसमें प्रपोज किया है कि टोटल
जमानत है, जो बेल मिलती है, वो बिल्कुल जो है वो बंद कर दी जाए। जो एनडीपीएस एक्ट में आएगा, उसको जो है केस में अगर वो साबित होता है कि वो इन्वॉल्व नहीं था, तभी वो छूटेगा, अदरवाइज उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो इसमें और भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं देख पा रहा हूं जो कि है वो लगभग 2009 से लेकर 2019-20 तक की बात हम करें भादवा साहब, कानून को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे। जो मामले थे लगभग दोगुने हो गए। हालांकि मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, इनमें इजाफा धीरे धीरे हुआ है और इसको रोकना देवभूमि के लिए बेहद जरूरी है। और एक चीज और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, समय का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इस बार नए निगम को लेकर जैसे बात करूं, जहां पर 4 जगहों पर चुनाव हुए, उसमें जनता ने जो 2 सीटें थी वो विपक्ष की झोली में डाल दी। एक में आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है, दूसरी आप बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंचकर रह जाते हैं। तो चुनौती तो बड़ी है और समय बहुत कम है। इसको दुरुस्त करने के लिए, विश्वास जगाने के लिए क्या आपके पास ऐसा कोई तैयारी सरकार के पास, आपके पास, आपके डिपार्टमेंट के पास है कि लोग विश्वास करें? हाँ, देखिए, एक बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक पहले 5 वर्ष पूर्व जो है सिर्फ शिमला में नगर निगम था। 5 वर्ष पूर्व दूसरी नगर निगम जो है वो धर्मशाला को बनाया। वो उस समय जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आना था, इसलिए उन्होंने बना दिया। लेकिन डिमांड जो है वो जिन शहरों की थी, हमने उन शहरों में 3 जगह जो है वो नगर निगम बनाए हैं। और नगर निगम में कुछ स्थानों पर, जैसे पालमपुर का नगर निगम बना है, वो बहुत छोटी सी नगर परिषद थी, लेकिन वहां पर रहने वाले बहुत लोगों का जो है वो डिमांड था कि उसको जो है वो नगर निगम बनाया जाए। इसलिए बहुत बड़ा सेक्शन जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो नगरों में नहीं आना चाहते हैं, नगर नहीं बनना चाहते हैं कि टैक्स लग जाएगा और मुश्किलें होंगी, इसलिए उसमें ज्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्र आए नगर निगम पालमपुर में। इसलिए जो आपने चुनाव की बात की है, उसमें हमको जो है मंडी नगर निगम जो है वो बना है, बहुत प्रमुख शहर है, और उसमें हमने जो है विजय प्राप्त की है। इसी प्रकार से जो है वो धर्मशाला में जो है वो हमने विजय हासिल की है। वो पहले कांग्रेस के पास था। पिछली बार कांग्रेस को जो है वो 100% वहां हमारे सिर्फ 2 आदमी जीत के आए थे। इस बार हमने जो है नगर निगम बनाया है। सोलन में हम कम रह गए। अब उसमें कारण जो है इंटरनल बहुत सारी चीजें जो है उठती हैं, लेकिन आप जनरल पब्लिक का अगर रुझान देखेंगे तो उससे पहले हमारी जो नगर परिषदें, नगर पंचायतें हुई हैं, और इस नगर निगम में साथ में जो है वो 6 नगर पंचायतों पे चुनाव हुए। 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीती है। और जो पहली नगर परिषदें थे उसमें भी अधिकांश में 1 या 2 को छोड़ करके बाकी भारतीय जनता बिल्कुल, ये कुछ बातें आप बता रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे करूंगा, आखिरी सवाल मैं चाहूंगा कि उसमें आप अपना समअप भी करें और मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि जो विपक्ष के लगातार आरोप लगते रहे हैं, और महंगाई की मैं बात करूंगा, पेट्रोल डीजल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कोरोना संकट से निपटना चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो उसके लिए आसान नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पीपीई किट का मसला जैसे मैं बात करूं, उसमें भी सरकार घिरी नजर आई। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या ये जो वक्त है ये पूरा है, या इन सब चीजों का जो एक मैं माइनस पॉइंट इसको कहूंगा, इस माइनस पॉइंट को प्लस करने के लिए आपके पास तैयारी क्या है, सरकार के पास तैयारी क्या है? चंद शब्दों में चाहूंगा आप इसको, अपनी बात को रखें। देखिए, हम जानते हैं कि जो विपक्ष है, जिसमें कांग्रेस का नाम लिया जा सकता है, उनका 10 वर्ष का एक ईमानदार कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रहा है, जिसमें हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के जो है वो भ्रष्टाचार हुए। खेल से लेकर के 2G तक जो है वो उसमें जो है भ्रष्टाचार हुए। लेकिन हमारे केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री पर जो है कोई भ्रष्टाचार का आरोप 2 कार्यकाल हो गए हैं, उस पर आज तक नहीं लग पाया है। प्रदेश में भी किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी जो है वो सरकार पर जो है कोई भ्रष्टाचार का जो है वो अभी तक केस जो है वो जो है सामने नहीं आया है। पीपी में थोड़ा कांग्रेस सिर्फ आजकल जो है वो मीडिया में प्रेस स्टेटमेंट देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या टूल किट जैसी जो है बातें करने के अलावा और कोई उनके पास नहीं है। इसलिए एक इस प्रकार के आरोप लगा दें, लेकिन कोई कंक्रीट बात कहीं किसी के खिलाफ कोई आई नहीं है। 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में। अगर थोड़ी सी बात जो है वो पिछले वर्ष हेल्थ डिपार्टमेंट में मिली थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने सीधा संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर हेल्थ को जो है वो सस्पेंड कर दिया था।
तो यहाँ पर जो है जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में। तो हम समझते हैं कि इससे जो है वो कांग्रेस अपने ठीक है। आप में जो है वो एक अंतिम सवाल भारद्वाज जी आपसे। एक साल के बाद चुनाव है, एक साल के बाद चुनाव होने हैं, कहां देखते हैं आप हिमाचल की बीजेपी को? हिमाचल की जो बीजेपी की इकाई है वो कहां आपको नजर आती है एक साल के बाद जो चुनाव होने उसमें? देखिए, जो आज की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, अभी तक 5 वर्ष एक पार्टी, 5 वर्ष दूसरी पार्टी आती है, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस इस कोरोना काल में भी कहीं दिखाई नहीं देती, केवल मात्र प्रेस स्टेटमेंट देने के अलावा। और ठाकुर जयराम जी की लोकप्रियता जो है वो आज भी उसी प्रकार से बरकरार है जैसी जो है वो आज से 2 साल कोरोना काल से पहले थी। और हम समझते हैं, जो मुझे पूरा विश्वास है कि हम पुराना जो मिथ था कि 5 साल बाद 1, 5 साल बाद 2, उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पुनः बनाएगी और हम सरकार रिपीट करेंगे। ये पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो ये 5 साल का मिथ है इसको तोड़ करके रेपिटेशन जो है वो सरकार का होगा। मैं आज जो है ये बड़े दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं। जी सुरेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम इस संवाद में आप जुड़े और आपने हमारे तमाम उन सवालों के जवाब दिए जिन सवालों के जवाब खबरफाश चाहता था, जिन सवालों के जवाब जनता चाहती थी। विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब देते नजर आए कि विपक्ष का काम जो है वो राजनीति करना होता है और हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो निराधार है और जहां कहीं भी दिक्कत पाई गई है उनको तुरंत हमने जो है निपटाने की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। और जब चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद सरकार जो है अगली बार फिर हमारी बनेगी। 5 साल एक, 5 साल दूसरी पार्टी की जो परंपरा रही है वो परंपरा को बीजेपी तोड़ सकती है। इसके साथ साथ कोरोना संकट को लेकर उन्होंने एक बात कही है कि ये संकट जो हमारे सामने एक चुनौती है और इस चुनौती से हम निपट रहे हैं, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और इन सामान्य हालातों की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं, अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया वो बेहतर होगा। कोरोना संकट से हिमाचल को नुकसान जरूर हुआ है, इस नुकसान तक हम जो है इस नुकसान को हम पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी पाबंदियां 7 जून तक जारी रहेंगी। पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है, इस बुरे असर को भी खत्म करने की कोशिश होगी। टैक्सी ड्राइवर को हिमाचल सरकार राहत दे रही है। ये तमाम बातें वो हमारे खास कार्यक्रम इस संवाद के जरिए जनता तक, हिमाचल की जनता तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इस खास बातचीत में मेरे साथ इतना ही, लेकिन दिन भर लगातार इस संवाद के लिए आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार। बदलाव